आर.डी. शर्मा क्लास 11 चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 33.3। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखिए मैं इस पूरे लेक्चर वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ। ये तो टॉपिक है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, वो मैं बताऊँगा, और एक जनरल फार्मूला, दोनों में अंतर क्या है, क्यों मैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच अपनाता हूँ और ये क्यों जनरल फार्मूला क्यों नहीं अपनाऊँगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में हम आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कम्बिनेशन चैप्टर जो पढ़े हैं तो प्रोबेबिलिटी में हम क्यों कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्लियर? चलिए तो देखते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। क्या है ये? सपोज एक सैम्पल स्पेस है, मैं ले लिया 1 2 3 4 5 6 और कोई एक इवेंट ले लेता हूँ, सपोज ए इवन नंबर का। तो ए इवेंट में क्या हो जाएंगे 2 4 6। अब इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स व्हाट, इवन नंबर। तो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में क्या बताया था कि 2 आने का प्रोबेबिलिटी तो 1/6, 4 का भी तो 1/6 एंड 6 का भी 1/6। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/6। अब जनरली अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस है। फेवरेबल आउटकम क्या आया 2 4 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 ही है ना। मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ, ए मीन्स व्हाट, इवेंट। इवेंट में क्या पूछ रहा है, इवेंट नंबर, तो वही फेवरेबल आउटकम हो गया। तो नंबर ऑफ आउटकम या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन इवेंट ए इक्वल टू 3। एन एस का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस कितना है 6। मेन प्रोबेबिलिटी का अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी हम निकालने किसके जा रहे हैं, इवेंट ए का। इवेंट ए में पूछ क्या रहा है, तो इवेंट नंबर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 3, टोटल आउटकम क्या है 6। इसका भी तो वही आएगा और इसका भी तो वही आया। तो दोनों में अंतर क्या, कुछ नहीं है। एक अप्रोच दिया है, उसके थ्रू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आप कर लीजिएगा, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। नौ आगे क्वेश्चन 4 के बाद मैं हमेशा यही यूज करने जाऊंगा, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है कि कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आगे सारा बहुत सारा चैप्टर मिलेंगे, तो क्वेश्चन 8 में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो उसके बाद आप समझेंगे कि आखिर क्यों हम लोग कम्बिनेशन का यूज करते हैं। बिना कम्बिनेशन का ऐसे हम क्या ये फॉर्मूला से हम नहीं बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाई, सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाई, 3 डाई को एक साथ फेंकना है। इस तरह का लैंग्वेज ऐसे भी हो सकता है, 3 डाई थ्रो साइमल्टेनियसली, 3 डाई को एक साथ फेंका जा रहा है। तो उसका सैंपल स्पेस लिखना बहुत लंबा जाएगा। सोच लीजिए ना, अगर 2 ही आउटकम है, 2 डाई है, 2 डाई रहेंगे अगर, तो इसमें 6 इसमें 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया टोटल 36। ये तो लिख सकता हूँ, लेकिन एक और डाई रहेंगे तो इसका भी 6 कितना आ जाएगा 1, कितने आ जाएंगे 216। इतना सारा आउटकम लिखना पॉसिबल है, बहुत लिस्टिंग बहुत प्रॉब्लम होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो सिंपल
नंबर ऑफ एस निकाल देंगे, सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस, दोनों एक ही मीनिंग है, एलिमेंट्री इवेंट बोलिए या फिर आउटकम बोलिए। क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216। ये तो सैम्पल स्पेस का टोटल नंबर पता चल गया। नाउ आगे क्या करा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 17 और 18। तो सपोज कोई एक इवेंट ए मान लेता हूँ और इवेंट ए क्या निकालने के लिए कह रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 17 और 18। इस इवेंट के आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ए बनाऊंगा ना, 17 दो टोटल पार्ट तीनों को ऐड करने पे, तीनों को एक बार थ्रो करूँगा तो कुछ ना कुछ तो नंबर रहेंगे ना, उस सबको ऐड करने पे या तो 17 आ जाए या तो 18 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट डाई में 6 आ जाए, सेकेंड डाई में 6 और थर्ड में 5, तो 6 6 12 और 5 17 आ गया। और क्या कर सकता हूँ, इसी को शिफ्ट करिए ना, इस 5 को शिफ्ट करिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए, 6 5 6 5 को इधर, तो 5 6 6 ये हो गया। और क्या हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है केस, टोटल द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट या फिर नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए कितना आ गया 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट मीन व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 17 और 18 इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन ए या फिर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 और ये कितना है 216, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 1/54। क्लियर है ना, इसी फॉर्मूला पे यूज़ किया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने, एक ही थे। चलिए तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 में देखें क्या है, 3 कॉइन आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन को टॉस किया है एक साथ। इसका तो सैम्पल स्पेस हम लोग लिख सकते हैं, जिसका पॉसिबल हो लिखना ना उसको आप लिख दीजिए, ये पहले भी बताया हूँ तो मैं लिख देता हूँ जल्दी से। टेल को पोजीशन चेंज करिए, टेल इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक टेल था आप 2 टेल लेके आते हैं, तो इसमें हेड का पोजीशन चेंज करेंगे, टेल हेड टेल, फिर हेड इधर आ जाएगी, टेल टेल हेड, हाँ लास्ट तीनों का तीनों टेल हो जाए। ये सैम्पल स्पेस में लिख दिया। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक इवेंट ए मान लेता हूँ, क्या कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या होगा, इवेंट 2 हेड का है तो यही सब है, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए कितना हो जाएगा 3, और नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस टोटल कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड 3/8 आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट का था। सेकेंड में क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। सपोज बी मान लिया, ये इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, तो इवेंट तो बनाओ पहले 2 हेड का, तो 2 हेड होना चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3, क्योंकि 3 ही कॉइन को तो उछाल रहे हैं, तो मैक्सिमम तो 3 ही हेड हो सकता है, 2 से कम नहीं लेंगे हेड, तो 3 हेड हो सकता है, और 2 हेड प्लाई ये पूरा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट बी कितने आ गए 4, और नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस तो मालूम है क्या है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछ रहा है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन इवेंट बी या फिर नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट बी, दोनों एक ही लैंग्वेज है, नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। तो 4/8 क्या हो गया 1/2, ये आंसर आ गया।
थर्ड फिफ्थ का क्या है, एटलीस्ट वन हेड। तो एक सी इवेंट मान लेता हूँ, तो अब लैंग्वेज लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल। कम से कम एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। एक हेड से ज़्यादा रहे तो भी काम चलेगा, एक टेल से ज़्यादा रहे तो भी काम चलेगा। एक टेल से कम, अब जीरो टेल नहीं लाना होगा ना जीरो हेड। तो क्या होगा, हेड हेड हेड। ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, दोनों बोल रहा है एक, कम से कम एक हेड होना चाहिए और एक टेल भी होना चाहिए। इसे तो टेल तो जीरो हो गया ना, लेकिन एटलीस्ट तो बोल रहा था, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो क्या होगा, और देखिए हेड हेड टेल सेटिस्फाई किया नहीं कंडीशन, कम से कम एक हेड, यानी दो हेड ले लिया, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई किया कम से कम एक टेल का। नाउ हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या हो सकता है, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। टेल 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 नहीं हो सकता है, फिर वन हेड वाला एटलीस्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट सी टोटल कितने आ गए, 6, और नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस है कितने, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछेगा, पूछेगा क्या, पूछ रहा है सी, इट मीन पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एंड वन टेल इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम इन सी और नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस 6/8। इसको कट करूँ तो 3/4। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन हो, ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे। क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि कोई भी ऑर्डिनरी ईयर में, लीप ईयर को छोड़कर, लीप ईयर होता है, एक ऑर्डिनरी ईयर होता है। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होंगे और लीप ईयर में 366 डेज होंगे। तो लीप ईयर का नहीं पूछ रहा, ऑर्डिनरी ईयर का बात कर रहा है जिसमें 365 डेज होंगे। उसमें 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो अगर मैं बात करूं तो 365 डेज का ऑर्डिनरी ईयर का, तो इसमें टोटल वीक कितने होते हैं। तो एक वीक में 7 डेज, तो 7 से डिवाइड करूं तो 7 5 जा 35, 15 हो गया, 7 2 जा, यानी 52 वीक और 1 डेज बच जाएंगे। इसको डिवाइड करिए तो 52 वीक और 1 डे आते हैं। तो ये 52 वीक है, इसका मतलब तो कंफर्म है कि 52 संडे भी रहेंगे। ये तो हो गया। अब ये 1 डे जो आया, इसी में से हो सकता है कि एक संडे आ जाए, तब तो 53 संडे होगा। तो ये 1 डे में ऐसा तो नहीं ना बोल रहा है कंफर्म कि संडे ही आ जाए, इनमें भी हो सकता है कि संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, 2 2 4 6, ये कुछ भी हो सकता है। ये तो कौन बता सकता है। 52 संडे होने के बाद अब इसमें से कौन सा आए, कोई नहीं जान रहा कि जो ये लास्ट 1 डे है, नहीं पता। लेकिन 53 संडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। 52 संडे तक तो हो गया, तो 53 संडे सपोज कि एक संडे आए, इतने डे में से टोटल कितने सैम्पल स्पेस हो गए, 7, तो 1/7। समझ में आई बात को, नहीं मान लिए 1 डे को, नहीं समझ में आता, देखिए लेट 1 डे, जो 1 डे ये बचा ना, हम उसको मान लिया क्या, विल बी संडे। अब जरूरी थोड़ी हो कि वो संडे ही हो जाए, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये 1 डे में 7 डे जो होता है, 7 डे में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान लिया कि चलिए वो 1 डे जो है क्या, संडे है। संडे मानेंगे तभी तो 52 संडे हो चुका है और 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसलिए मानना पड़ेगा कि वो जो डे होगा ना चाहिए, क्या होना चाहिए, संडे। मान लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे का क्या होगा, यहाँ पे आने का संभावना है टोटल 7 डेज, उसमें से संडे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इवेंट क्या है भाई, संडे आने का, टोटल सैंपल स्पेस क्या है, 7 डेज, तो 1/7, कोई दिक्कत नहीं। नाउ
यही चीज़ अब मैं नेक्स्ट लैंग्वेज में बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडे। ये तो कंफर्म है कि 52 संडे तो होगा ही होगा। 53 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी वही होगा जो नेक्स्ट एगो डे बचा उसमें संडे आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो संडे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7 है, तो फिर 53 संडे आने का भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/7। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जिसमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, तो मैं लिख देता हूँ that a leap year has 53 Sunday and 53 Monday। तो अब इसमें क्वेश्चन में लीप ईयर का बात कर रहा है, तो लीप ईयर में टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 366। इसमें से वीक निकालूं तो 7 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 52 वीक एंड 2 डेज। इसमें 1 डे रहा था ना, अब 1 डे बढ़ गया ना लीप ईयर के चलते, तो 2 डेज हो जाएंगे। जब ये 52 वीक है तो ये तो कंफर्म है इसमें 52 संडे भी होंगे और 52 मंडे भी होंगे। तो अब जो भी खेला खेलना ये था, अब भूल जाइए, अब जो भी खेला खेलना सोचना ये सब 2 डे के बारे में सोचना है कि ये 2 डे 53 संडे और 53 मंडे होने के लिए अभी तक तो आ गया ना, 52 संडे और 52 मंडे तो कंफर्म है कि होगा ही होगा। प्रोबेबिलिटी है ये 2 डेज का कि 2 डेज में मे भी एक संडे हो जाए और एक मंडे हो जाए। तो जरूरी थोड़ी है, कंफर्म थोड़ी है कि एक संडे हो जाए एक मंडे हो जाए। सीक्वेंस में आएगा। कैसे सीक्वेंस में आएगा? यदि ये 2 डेज में फर्स्ट और ये सेकेंड मान लो, अगर ये संडे है तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे। मे भी फर्स्ट अगर मंडे रहा तो मंडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे। अगर संडे मंडे हो गया तो मंडे ट्यूसडे। ये नहीं होगा तो और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? या तो ट्यूसडे हो सकता है, फिर वेडनेसडे, और तो वेडनेसडे होगा, नहीं तो थर्सडे। सीक्वेंस में जाएगा ना। ऐसा मत करिएगा कि संडे के बाद फ्राइडे आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? संडे के बाद फ्राइडे आता है क्या? प्रैक्टिकली फील करिए। प्रैक्टिकली हम लोग जो आता है ना संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो चीज़ में बोल रहा हूँ। तो 2 डेज है। यदि आज का अगर बात करूँ तो आज वेडनेसडे है तो कल क्या होगा? थर्सडे होगा। वही चीज़ किया हूँ मैं। यदि मैं मान लिया कि आज थर्सडे है तो कल क्या होगा? फ्राइडे। यदि मैं मान लिया कि आज फ्राइडे है तो कल क्या होगा? सैटरडे। और एक और लास्ट होगा कि अगर मान लिया आज सैटरडे है तो कल क्या होगा? संडे। तो ऐसा टोटल सैंपल स्पेस निकला इस 2 डेज का पॉसिबिलिटी में। अब मत बोलिए कि सर 52 वाला फिर तो सैंपल स्पेस कहाँ गया? वो ख़त्म करिए ना। तो कंफर्म है 52 संडे और 52 मंडे होगा ही होगा। लेकिन ये लास्ट का एक और संडे ऐड करेंगे तो 53 संडे और 53 मंडे का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो वो खेला खेलेंगे बस 2 दिन के लिए, इधर और सब भूल जाएंगे। तो टोटल अब क्या पॉसिबिलिटी है? सैंपल स्पेस, तो टोटल सैंपल स्पेस है या तो संडे मंडे होगा, या तो मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, कॉमा देते जाइए, या फिर थर्सडे फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे, और लास्ट सैटरडे टू संडे। यही सिंपल स्पेस है। 52 संडे और 52 मंडे हो चुका था। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 53 संडे और 53 मंडे का, यानी एक संडे और एक संडे एक मंडे इसमें ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 53 संडे और 53 मंडे। तो एक संडे और एक मंडे तो यही चीज़ है ना। तो इवेंट आने का एक ही इवेंट क्या है? इवेंट मान लिया सपोज ए, तो एक संडे और एक मंडे कितना आ सकता है? कितना आउटकम है? एक ही तो है, संडे
मंडे। तो ये संडे मंडे आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से कितने? एक का, तो 1/7। ये संडे मंडे का 2 डेज में 2 दिन जो बच रहा था, उस 2 दिन में संडे और मंडे आने का प्रोबेबिलिटी 1/7 है। और यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फिर 53 संडे और 53 मंडे का। तो मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड 53 मंडे इक्वल टू 1/7। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं स्टार्टिंग में बोला था इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पहले देखिए क्या है। ए बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल। तो एक बैग बना लेता हूँ, 8 रेड बॉल है एंड 5 वाइट बॉल है। 3 बॉल आर ड्रॉन एट रेंडम। इसमें से 3 बॉल को मुझे ड्रॉ करना, निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो क्या निकालना है वो भूल जाइए। अभी इससे सैंपल स्पेस तो निकालना है ना, सैंपल स्पेस निकालना है। तो कितने कितने बॉल का कॉम्बिनेशन करना होगा? 3 बॉल को। क्यों? क्योंकि 3 बॉल हमको निकालना है। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? 8 रेड बॉल है तो उसको मैं डिवाइड करूँगा 8 R1 R2 R3 में। तो ये या तो हो सकता है R1 R2 R3 ऐसा, क्योंकि 3 बॉल ड्रॉ करने के लिए कह रहा है ना। तो 3 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो हम सैंपल स्पेस भी तो उसी फॉर्म में ना लेंगे। में भी हो सकता है कि पहला जो बॉल ड्रॉ किया रेड कलर का हो, दूसरा भी रेड कलर का हो, तीसरा भी रेड कलर का हो। तो नेमिंग दे दिया R1 R2 R3। अब क्या करूँगा, इसमें से रीअरेंज करूँगा। R1 R2 रहने देते हैं, इसको पोजीशन चेंज कर दें। तो इसी में अरेंजमेंट होगा अभी आगे तक। इसी तरह से इधर से उधर अरेंज करेंगे। जब 3 रेड बॉल लिए तो R1 R2 को रहने देते हूँ। एक और अभी तो 8 रेड बॉल है ना, 3 ही तक लिया हूँ। अब इसमें R4 ले लिया। तो इसमें भी अरेंजमेंट होगा। कैसे? R1 R4 पहले हो जाए, R2 बाद में हो जाए। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी तक 3 ही सब टोटल क्या था? रेड बॉल का ही ले रहा था कॉम्बिनेशन। आगे भी रेड बॉल का होगा कॉम्बिनेशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेड बॉल ले लें और 2 वाइट बॉल ले लें। तो W1 W2 इसका अरेंजमेंट करूँगा। R1 को शिफ्ट करके W1 R1 W2। इतना कॉन्सेप्ट से तो आप समझ में आ गया होगा कि सैंपल स्पेस लिखना बहुत मुश्किल है। ऐसे सोच सोच के लिखिएगा क्या, कितना टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। अभी तो छोटा है, 5 और 8 टोटल 13 बॉल है। बहुत ज़्यादा दे दे। सपोज कि 100 रेड बॉल रहे और 80 वाइट बॉल रहे, तो टोटल 180 बॉल हो गया। उसका पूरा कंबाइन कर करके कॉम्बिनेशन लिसनिंग कर पाएंगे? सोचिए, नहीं। यही मेन कारण है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मुझे 3 बॉल का कॉम्बिनेशन करना है ना। तो टोटल बॉल कितना है? 13। तो 13 में से मुझे कॉम्बिनेशन कितने का करना है? 3 का। तो ये जो निकलेगा ना, अब ये तो टोटल सैंपल स्पेस आता। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या बोले थे? फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर वाला पूरा काउंट करता ना मैं, तो वो अब ये लिखा नहीं, डायरेक्ट निकले कर आएगा इससे कि टोटल अंदर में मान लीजिए सैंपल स्पेस है इन्फिनाइट, काउंट कर लिए टोटल लिस्टिंग करके, तो आ गया 500। वो 500 ना लिखते हैं हम लोग, सिर्फ ये सब लिखने की जरूरत नहीं ना है। तो वो नंबर आ गया है टोटल डायरेक्ट। तो नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस 13C3 कॉम्बिनेशन का यूज हो गया ना। क्लियर? अब मैं बोला था कि इधर अरेंजमेंट भी करना है क्या सर? क्यों दिक्कत,
क्या प्रॉब्लम है? सब आइडेंटिकल बॉल है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अरेंज कर रहे थे इधर से उधर, तो 3 फैक्टोरियल इंटू मत कर दीजिएगा, ठीक है। आगे यूज होंगे जहाँ कभी कभी कम्बिनेशन प्लस अरेंजमेंट दोनों रहेंगे। यहाँ तो बस कंबाइन करना था। 13 बॉल है, 13 बॉल में से 3 बॉल का कम्बिनेशन करना है, सिंपल कर दिया। 9 क्वेश्चन अब क्या था, तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है वो तो हो गया। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या क्वेश्चन 8 में बोल रहा है। सपोज लेट मान लिया एक इवेंट ए है जिसमें बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट। तो वाइट बॉल का अब कम्बिनेशन करना होगा, तो सिंपल नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए, टोटल वाइट बॉल कितने हैं 5, उसमें से 3 बॉल का कम्बिनेशन करना है, तो 5C3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 बॉल्स आर वाइट। उतना लैंग्वेज ना लिखने के लिए सीधा एक इवेंट ए मान लेता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। क्या हो गया ये 5C3 अपॉन 13C3। इसको सॉल्व करेंगे। 5C3 को क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो आर कितना 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इसका 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 3 10 फैक्टोरियल इंटू आर 3 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल ऊपर चले जाएंगे अपॉन 13 फैक्टोरियल। एक मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद जब भी ये कम्बिनेशन आएगा तो ये आप लोग सीख चुके हैं कम्बिनेशन में, तो वहाँ पे आप यदि आप लोग नहीं सीखे हैं, नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पे आ गए हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आपके भलाई के लिए यहीं पे स्टॉप हो जाइए और कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आप पहले सीख लीजिए, उसके बाद इसके बाद कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन में कम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करूँगा। जब पता ही नहीं है हाँ अभी बता दिया, चलिए ये होता है 13 बॉल है 3 को कम्बिनेशन करना है, ऐसा कर दिया। फॉर्मूला कहाँ से, ये सब कैसे आया, ये सब नहीं पता था। क्वेश्चन को रटिएगा, रटने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, हर जगह आपके जगह सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जो मैं यही बताता हूँ, डायरेक्ट बोल रहा हूँ बच्चे, यदि आप लोग कम्बिनेशन नहीं पढ़ें तो इसको स्किप करिए, इसके आगे मत पढ़िए, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 9 तो अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल को मैं करूँगा ब्रेक करता हूँ, तो 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते हैं, 10 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, 13 फैक्टोरियल को ब्रेक करूँ तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा 12, तो 12 से 12 कैंसिल, 5 ऊपर में आ गए नोमिनेटर में और इधर आ गया 13 और 11, तो 13 1 जा 13, 13 और 1 14, तो 5 अपॉन 143। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, कोई इवेंट बी मान लेता हूँ, बी इवेंट मान लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो क्या कर रहा है, ऑल द 3 बॉल आर रेड। तीनों के तीनों बॉल क्या होना चाहिए, रेड। रेड बॉल है टोटल कितने 8 है, 8 रेड बॉल में से कम्बिनेशन 3 बॉल का करना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट बी इक्वल टू 8C3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू मीन्स व्हाट, ऑल द 3 बॉल्स आर रेड, तो फेवरेबल आउटकम 8C3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 13C3। इसको ब्रेक कर देता हूँ, उसके बाद सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल में तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको ब्रेक किया तो 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 3 10 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से,
कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट सीख के आप मुझे तो ये लग रहा है कि आप लोग पढ़ चुके हैं। आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। मैं लिख दिया थर्ड। लास्ट तो एक इवेंट सी मान लिया, तो सी इवेंट सी है क्या क्वेश्चन, वन बॉल इज रेड, वन बॉल इज रेड एंड टू बॉल्स आर वाइट। एंड है मतलब कि इनटू, समझ में आ रही है ना बात। कॉम्बिनेशन का परमुटेशन का ही कॉन्सेप्ट है। एंड रहता है तो क्या लिखते हैं, इनटू। तो एक बॉल रेड लेना है, टोटल बॉल है कितना रेड, 8, तो 8 में से मुझे एक ही लेना है, इनटू। दो बॉल वाइट है कितना 5, में से 2 वाइट लेना है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन इवेंट सी, या फिर इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम इन इवेंट सी। ये निकल के आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ आउटकम इन सी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस। तो सी में क्या आ गया 8C1, 8C1 को तो 8 ही लिखते हैं, 5C2। अब सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 13C3। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएंगे आपके। क्लियर। चलिए तो आज इतना ही, चैप्टर लंबा है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि एक लेक्चर वीडियो में बहुत से ज़्यादा तो क्वेश्चन बना दूँ, कंप्लीट कर दूँ। ये पूरा टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज में 45 है। मुझे ये इंटेंशन नहीं रहता है कि 1 से 2 वीडियो में 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ, है ना। ऐसा मैं करता मेरा बेनिफिट होते, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊँगा आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, कहीं और जाना ही नहीं पड़े किसी चीज़ के लिए, कुछ मिस ना हो जाए। एकदम आराम से बता रहा हूँ, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।